से एक पेपर भेज 11 का, 11 नीट का। हाँ चलो फटाफट बोलो बेटा डाउट, फटाफट बोलो कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 46 से अपने स्टार्ट थे, 46 से इस पेज पर 56 तक फटाफट बोलो। सर फिजिकल केमिस्ट्री में 58 गलत हुआ था, वो अब आ गया। और कोई इसके अलावा? छवि 62 65 क्या 62 में बात करते हैं बेटा। देखो विच ऑफ द गिवन मैच इज इनकरेक्ट। बेटा देखो आपको कुछ देखो डायग्राम्स दे रखे हैं बच्चों, इसमें क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट बोल रहा है। 62 का बच्चे ने बोला है, तो 62 देखो बेटा, 62 की बात करा। 62 में आपको पहला डायग्राम ये दे रखा है बेटा, और फिर ऐसे एक रिंग दे रखी है। ये आपको बोला है नो एंगुलर नोड, नो एंगुलर नोड। इसकी बात कर रहा है बच्चों की कोई एंगुलर नोड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन आपको बेटा ऐसे दे रखा है, और इस टाइप से कोई दे रखा है, ये दे रखा 3s, इसमें बोला है 2 रेडियल नोड। एक आपको ये दे रखा है इस टाइप से, और इसके नीचे लिखा 3px 2 एंगुलर नोड, रेडियल लिखा है क्या 2 रेडियल नोड, 2 रेडियल नोड। और थर्ड में क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम इन YZ प्लेन। अब हमें क्या करना है बेटा? देखो विच ऑफ द गिवन मैच इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट मैच है बेटा? तो देखो इसमें क्या बोला है, देखो पहले ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? नो एंगुलर नोड। बात सही है बेटा, डायग्राम देख के आइडिया लग गया होगा ये डायग्राम कौन से ऑर्बिटल का है? PZ का है बेटा, याद है ना? मैंने क्या कहा था? जेड एक्सिस पर तो क्या होती है? दोनों लोब होती है, और क्या होता है XY प्लेन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज रिंग होती है बेटा, मैंने ऑर्बिटल रिवाइज करवाया था, याद है क्या? ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? PZ होता है। और हमें पता है P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? लो ये मुझे दे दो, इसमें देख लो कोई डाउट सब। बेटा तुम दोनों पास भेज जाओ, दोनों क्वेश्चन देख लो तो समझ में आएगा बेटर। दोनों पास हो जाओ थोड़े। 62 था ना? तो देखो बेटा क्या करेंगे, 62 तो क्या बोला? देखो पहले में क्या बोल रहा है? नो एंगुलर नोड, यानी कोई एंगुलर नोड नहीं है। बात सही है बेटा, हमें पता है। देखो ये डायग्राम देखते बच्चे का आइडिया आना चाहिए, एक एक चीज मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन करी थी बेटा। देखो कैसे, ये क्या होता है? ये p ऑर्बिटल की बात कर रहा है, और p के लिए हमें पता है l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। l की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन एंगुलर नोड की अगर बात करें तो मैंने क्या कहा था? एक्स स्क्वायर। नॉर्मली बात करें तो क्या होता है? ये एक्चुअल में क्या होता है? नेगेटिव चार्जिंग किस में होती है? p में होती है, d में होती है? d में होती है बेटा। d के रेस्पेक्ट में अपन ने कहा था क्या होता है? 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx और dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये जो है बच्चों देखो dxy, ये तो क्या जैसे x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसकी लोग तो क्या होती है? इस टाइप से होती है xy के 45 पर। dyz क्या होता है? ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो इसकी लोग क्या होगी बेटा? इस टाइप से होगी। क्लियर है? dzx वाला क्या होता है बेटा? इस टाइप से होता है। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समझ तो रही हो ना? फटाफट डायग्राम बना के। dzx वाले में क्या होता है बेटा? z और x के 45 के एंगल पर लोब होती है। dxy वाले में क्या होती है बेटा? ऐसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो एक्सिस के ऊपर ही क्या होती है? लोब होती है। क्लियर है? और ये जो होता है dz स्क्वायर बेटा, इसमें क्या होता है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो इसमें z एक्सिस पर तो क्या होती है? एक लोब होती है, और क्या होता है बेटा? XY एक्सिस पर क्या होता है? एक नेगेटिव चार्ज रिंग होती है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो क्या बोला इसमें? नो एंगुलर नोड। मैंने कहा था एंगुलर नोड क्या होता है? ऑर्बिटल से किसी एंगल पर पास होगा, लेकिन नोड बनाने के लिए 2 एक्सिस हम यूज करते हैं, और वो एक्सिस क्या होनी चाहिए? 2 एक्सिस ऐसी होनी है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? 0 हो बेटा। क्लियर है? हमें पता है देखो जेड एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन लोब की फॉर्म में प्रेजेंट है, XY प्लेन में क्या है? नेगेटिव चार्ज रिंग होती है। इसका मतलब ये बताओ तीनों ही एक्सिस में क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है? है बेटा। तो कोई भी नोडल प्लेन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बेटा। इसका मतलब है नो एंगुलर नोड, कोई भी एंगुलर नोड इसमें नहीं होता। और मैंने कहा भी था लास्ट वाले 2 के लिए क्या होता है? कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता d ऑर्बिटल में। बात समझ में आई? क्लियर है? इसका मतलब ये सही है। दूसरा क्या बोला है? 2 रेडियल नोड्स। रेडियल नोड का नंबर बेटा आपको याद है? रेडियल नोड का नंबर क्या होता है? n-l-1। यस और नो? क्लियर है? s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 3 - 0 - 1, 3 - 1 कितना हो गया? 2। क्लियर है बेटा? इसका मतलब बात सही है। तीसरे में क्या बोला है? देखो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम किसमें है? YZ। गलत हो गया बेटा, क्योंकि हमें पता है देखो 3px दे रखा है। मैंने क्या कहा था? ऑर्बिटल को नाम क्यों दिया जाता है px? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किधर होगा? x एक्सिस में होगा। क्लियर है? x एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, बाकी 2 एक्सिस जो बच गई y और z उनको मिलाकर क्या करेगा? नोडल प्लेन बनेगा। यस और नो? अरे एक्चुअल में ऐसा होता है बेटा, ये जैसे मान लो x हो गया,
ये y हो गया, और ये मार्कर है जैसे परपेंडिकुलर बोर्ड के, ये कौन सा है, z है बच्चों। क्लियर है। तो देखो px इसको नाम क्यों दिया गया, क्योंकि x एक्सिस पर तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है। मैंने कहा नोड बनाना है दो एक्सिस को मिलाकर, तो देखो ऊपर वाली z बच गई और परपेंडिकुलर है वो ऊपर वाली y है, परपेंडिकुलर कौन सी है, z। तो y z को मिलाकर ऐसा नोडल प्लेन बना सकते हैं। बात समझ में आई क्या। और नोडल प्लेन पर तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है, ना कि मैक्सिमम। समझ में आ गया। तो तीसरा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा। चलो और बोलो कौन सा, कोई भी बच्चा बेटा पूछ सकता है। 59। चलो 59 पर आते हैं बेटा। 59 देखो बेटा क्या बोला है, 59 बहुत अच्छे। देखो बेटा शानदार क्वेश्चन था ये। क्या बोल रहा है देखो, लाइट ऑफ ए वेवलेंथ एक्स रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन ए मेटल सरफेस विद इंटेंसिटी एक्स। इसका मतलब जो लाइट किसी मेटल की सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है बेटा, उसकी इंटेंसिटी कितनी बोल रही है लाइट की, एक्स बोली है बेटा। ये लाइट की इंटेंसिटी है एक्स। क्लियर है। आगे देखो, मेटल एमिट्स y इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। इसका मतलब क्या कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है बच्चों, y है। क्लियर है। y इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा एज ऑफ एवरेज एनर्जी z, यानी उस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, z है बेटा। z उसकी एनर्जी दे रखी है। व्हाट विल बी हैपन टू y एंड z इफ x इज डबल। इसका मतलब x अगर डबल कर दे, x डबल कर दे, x मतलब लाइट की इंटेंसिटी डबल हो जाए, तो हमें पता है देखो z तो क्या है बेटा, z तो है फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अरे फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इसने क्या लिख रखी है, z से दे रखी है। और नंबर ऑफ फोटो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, y। तो अगर देख क्या बोल रहा है, x इज डबल, x क्या है बच्चों, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पर कौन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। याद है ना, मैंने दो चीजें बताई थी बेटा। क्या, ये मेटल है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, और फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। क्लियर है। मेटल, इस पे हमें पता है मेटल को इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी खर्च होगी, उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर है बेटा, वर्क फंक्शन बोलते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी मान लो 10 जूल है, ये मान लो 2 जूल कुछ यहाँ पर खर्च होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री है या नहीं है, बंधा हुआ है बेटा। इसको यहाँ से फ्री करने के लिए कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी। सपोज करो 10 में से 2 जूल यहाँ वेस्ट हो गई, बाकी कहाँ चलेगी, 8 जूल। क्लियर है। इसका मतलब मेटल अगर फिक्स है तो सीधी सी बात है उसका अट्रैक्शन फोर्स सेम है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन तो फिक्स रहेगा मेटल के रेस्पेक्ट में। आने वाली लाइट की एनर्जी 10 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 8 जूल। आने वाली लाइट की एनर्जी अगर 20 जूल हो जाए बेटा, तो सपोज करो वर्क फंक्शन तो मेटल का वही रहेगा, 2 ही रहेगा। अब 20 में से 2 लेस हो गया, बाकी कितना बच गया, 18 जूल। इसका मतलब हमने कहा था जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो क्या करती है, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एनर्जी ज्यादा तो सीधी सी बात है फ्रीक्वेंसी ज्यादा, E इक्वल टू एच न्यू होता है। क्लियर है बेटा। तो मैंने लास्ट लाइन लिखाई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आपको याद हो तो, क्या एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो किस पे डिपेंड करती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है। फिर मैंने बेटा नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल बताया था, सोलर प्लेट वाला। तो सोलर प्लेट हमें पता है सनलाइट जैसी सोलर प्लेट पर गिरती है, तो सोलर प्लेट क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला प्रोसेस ही फिनोमिनन शो करती है बेटा। क्लियर है। इससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, यानी चार्ज प्रोड्यूस होता है। सीधी सी बात है, चार्ज प्रोड्यूस होता है बैटरी की हेल्प से, उसे ही क्या करते हैं, वही एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है बेटा। क्लियर है। अब हमें पता सोलर प्लेट जितनी जल्दी चार्ज होगी, अरे एनर्जी उतनी तो बनेगी बेटा, यस और नो। तो एक तो जैसे जून जुलाई वाली लाइट है, एक जनवरी फरवरी वाली लाइट है, जल्दी चार्जिंग किसमें होगी, जून जुलाई वाली लाइट में। क्लियर है। क्योंकि जून जुलाई वाली लाइट में क्या है बेटा, ब्राइटेस्ट इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा क्यों है, ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं बेटा, तभी तो लाइटिंग ज्यादा है। क्लियर है बेटा। ठीक है। इसका मतलब जून जुलाई वाली लाइट में बात करते हैं, इंटेंसिटी ज्यादा, चमक ज्यादा है, आंखें भी नहीं खुल पाती अपनी, चाइनीज बन जाते हैं, होता है नहीं होता, होता है बेटा, देखा कभी। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं, ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पर। काम खत्म। ठीक है। तो इसने क्या बोला बेटा, तो देखो इसने क्या बोल दिया, जेड तो क्या है, ये एनर्जी है, जेड तो क्या है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी से डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर क्या बेटा, एक्स क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में चेंजेस होगा, और वाई क्या है, लॉस होने वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो अगर एक्स में चेंजेस होगा तो क्या होगा, यानी इंटेंसिटी में चेंज होगा, इसका इफेक्ट किस पर आएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर पर आएगा, वाई पे आएगा। जेड क्या रहेगा, अनअफेक्टेड। जेड तो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी पर। मैंने लास्ट में एक लाइन लिखाई थी, आपने लिखाया था ये नोट लगाकर, बिल्कुल बेटा लिखाया था। चलो और कोई डाउट, समझ में आ गया शुभम, और कोई बोले बेटा 61 तक।
57 में क्या बोल रहा है, देखो बेटा, इन ए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्स बाय द 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखो, तुम्हें आगे कंफ्यूज करने के लिए फील्ड वगैरह का नाम दे दिया, बस हमें अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्या बोला इसने, सेम एनर्जी वाला ऑप्शन कौन सा है? एनर्जी किससे देखते हैं बेटा, n प्लस एल से। बात समझ में आई क्या? n प्लस एल से एनर्जी देखी जाती है, जिसके लिए n और l की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा, कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। देखो बेटा पहले ऑप्शन में देखो, ए में n की वैल्यू कितनी है 1, l कितना है 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1 हो गया। दूसरे में देखो n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो 2 प्लस 0 2 हो गया। तीसरे में देखो c में 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, d में देखो 3 प्लस 2 5, और e में देखो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। n प्लस एल किसके लिए, d के लिए और e के लिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 4, d एंड e। क्लियर है बेटा? चलो और बोलो 61 तक, 61 तक, 61, 68, 58 देखो बेटा क्या बोला 58 है, which orbital gives an electron that has greatest probability of being found closer to the nucleus। बेटा ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। एस ब्लॉक, एस वाला, एस सबसे वाला ऑर्बिटल क्या होता है, सबसे ज्यादा नियरेस्ट होता है बेटा। बात समझ में आई क्या? अरे वही बात है, सिमेट्री किस में होती है, एस वाले में होती है बेटा, तो एस वाला सबसे ज्यादा नियरेस्ट होता है, फिर पी डी और एफ। बात समझ में आई क्या? तो ये ध्यान रखना। और बोलो 6 कौन सा 50 50 में क्या बोल रहा है बेटा, देखो 50 वाले में एक रिएक्शन हमें दे रखी है, वाला क्या 50 में देखो बेटा हमें रिएक्शन क्या दे रखी है, MnO4 माइनस प्लस दे रखा है बेटा C2O4 माइनस 2 प्लस H प्लस इक्वल टू दे रखा है Mn प्लस 2 CO2 प्लस H2। बेटा देखो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बताई थी, पहली मेथड बताने का मेरा पर्पस क्या था, मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे, आपको ऑप्शन मैच करना बेटा बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करें, हमें जो रिएक्शन दे रखी है उसमें देख लेंगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो कैसे देखेंगे बेटा, एक ऑक्सीजन नंबर हमें पता है -2, तो 4 कुछ याद आ रहा है बेटा, भूल गई बीमारी में, याद तो आ रहा है क्या? ठीक है, फिर क्या कहा, एक ऑक्सीजन नंबर -2, 4 पे कितना होता है -8 इक्वल के उस साइड जाएगा +8, ओवरऑल चार्ज कितना है पहले से -1, तो कितना बच गया +7, तो मैंगनीज पर कितना है बेटा +7। क्लियर है? यहाँ बात करें बेटा एक ऑक्सीजन पर कितना -2, तो 4 पर कितना, जो गलतियां हुई है अच्छे से समझ लेना बेटा कि इस बार तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन जिंदगी में जब भी मैं आगे कभी टेस्ट पेपर दूंगा या मेन एग्जाम का पेपर जो भी है, आगे क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए। खुद की नजरों में चैलेंज करो खुद को, लटके रहोगे कि गलत हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो ठीक है, तो कुछ सीख नहीं पाओगे जिंदगी में। जिंदगी में जो लोग हमेशा जैसे पैदा होते हैं वैसे मर जाते हैं, कारण क्यों होता है, खुद को कभी चैलेंज नहीं करते कि मुझे ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, बात खत्म। और जो खुद को चैलेंज करते हैं ना, हर पल पर हर मोमेंट पर खुद को चैलेंज करते हैं, अब मैं ये करके दिखाऊंगा, दोबारा मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, वही जिंदगी में सक्सेस होते हैं। बात समझ में आई क्या? तो एक्टिव रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब जो गलत हो गया उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना, अरे कल वाला मैच हार गया तो उसको वेट कर रो तो नहीं सकते ना पूरी साल, सीधी सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, गलती कहाँ हुई थी, बात खत्म, ठीक है? तो ये ध्यान रखना बेटा, अच्छे समझते जाना कहाँ मुझसे गलती हुई थी, ईमानदारी से एक्सेप्ट किया करो कि हाँ मुझसे गलती होगी, अब मैं उसको आगे इंप्रूव करूंगा। ओके, देखो कैसे, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 4 पर क्या -8 उधर जाके क्या होगा +8, ओवरऑल चार्ज पहले से कितना है -2, तो कितना हो गया +6, 2 कार्बन पर +6 बेटा, एक पर कितना +3, तो ये हो गया +3। ठीक है, यहाँ देखो +2 दे ही रखा है, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर -4, कार्बन पर कितना +4। क्लियर है? अब देख लो बेटा किसमें कितना चेंज आ रहा है, Mn देखो +7 से किसमें आ रहा है बेटा +2, यानी 5 क्या हो रहा है डिक्रीज। क्लियर है? ठीक है, कार्बन देखो बेटा इससे किसमें जा रहा है +6 से, देखो बेटा सॉरी 2 पर +6 से 1 पर +3 हो गया। कार्बन देखो बच्चों किसमें जा रहा है +3 से +4, लेकिन एक एटम में +3 से +4 एक का चेंज आ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, कितने एटम है, कैलकुलेट द चेंज इन ON ऑफ एटम फॉर एंटायर मॉलिक्यूल और आयन। क्लियर है? पूरे आयन में कार्बन के कितने एटम है बेटा 2, एक एटम में +3 से +4 यानी एक इंक्रीज हो रहा है, तो 2 एटम में क्या होगा
2 इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये 2 इंक्रीज हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जितना इंक्रीज उतना डिक्रीज होना चाहिए। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको 2 से, इसको 5 से, यस और नो। तो बस अब हमें ऑप्शन मिल जाएगा ये 2, इसके 5, 2 और 5 मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन देखो कौन सा है, फर्स्ट। सर रेडियस तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, फिर ये फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। कौन सी की बात कर रहा है प्रिंस, कौन सी की बात कर रहा है प्रिंस, रेडियस तो एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा एन, क्वेश्चन नंबर बोल, ये समझ में आ गया लविस। चलो और कोई बोलो, 58, 58 वाला कहाँ गया, 58, 58 बोलो। अच्छा क्या बोला है इन्हें, रेडियस, बेटा बिल्कुल बात तेरी सही है। एक्चुअल में क्या होता है, एसपीडीएफ, रेडियस क्या होता है, एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन क्या करता है तो सारे सेम सेल के, लेकिन ध्यान रखना बाकी सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्विंग फॉर्म में होता है बेटा। पी में ऐसे होता है, एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे कोई लोब टाइप से पड़ा थोड़ी होता है, रिवॉल्विंग करता रहता है। बात समझ में आई क्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, वेव की फॉर्म में क्या करता रहेगा, मूवमेंट शो करता रहेगा। क्लियर है। डी वाला क्या होता है, बाई डम्बल शेप होता है, तो कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कभी कम होगी, कभी न्यूक्लियस से कभी ज्यादा होगी। क्लियर है बेटा। लेकिन ये अपना न्यूक्लियस है। एस वाला क्या होता है, एस ऑर्बिटल तो क्या होता है, अपन स्फेरिकल बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं, तो क्या होता है, ये ऑलमोस्ट सबसे नियरेस्ट यही माना जाता है बेटा, क्योंकि इसकी लोब ज्यादा दूर तक फैली हुई नहीं होती। क्लियर है, तो ये खासकर ध्यान रखना, खासकर जो अपने सारण सर है तो जानता ही होगा, शुभम सारण सर अपना एग्जाम, हाँ एलन वाले, वो एग्जाम्पल भी देते थे, जैसे एस, वहाँ टीचर के 3-4 के नाम थे, एक का एस पे, एक पंकज सर सबका नाम देते थे। सबसे ज्यादा डायरेक्टर सर है राजेश महाजन, तो उसके नजदीक कौन है, सारण सर। वैसे न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन सा होता है, एस वाला। वही बात है, सुरेंद्र सारण सबसे नजदीक, वैसे बताते थे वो। जो भी है बेटा, और डाउट क्लियर कर लिया। सर इसमें अगर थर्ड ऑप्शन में नहीं होता, तो पी वाला, बात समझ में आई क्या, एस पी डी एफ, ऐसे सीक्वेंस से देखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना। ओके चलो और बोलो, 50, अरे लवीस चलो पहले इस पेज के सारे सोल्व करेंगे, बहुत कष्ट दे रहे हैं कुछ बच्चे हैं, ठीक है। चलो पहले इस पेज के सारे करेंगे। 53 में क्या बोल रहा है, हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। कौन सा जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं करेगा, सेकंड ऑप्शन चेक कर। अरे सीधी सी बात है, बाकी में तो क्या कर रहा है, बाकी में ये बता, पहले में देखो H2SO4 कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, नहीं कर रहा, 0 से कार्बन किस में जा रहा है, +4, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है। थर्ड में देख, कॉपर 0 से क्या जा रहा है, +2 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फोर्थ में देख, सल्फर 0 से +4 में जा रहा है, इसका मतलब H2SO4 यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड में देख बेटा, कैल्शियम +2 से +2, फ्लोरीन -1 से -1, कोई चेंज कर रहा है क्या, नो। अब बता स्पेस पर कोई डाउट, 55, चलो 55 देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर। बहुत बढ़िया बेटा, खासकर ध्यान रखना, एग्जाम में पिछले 2-3 साल से नीट और जेईई में सबसे ज्यादा गलती करवाई है इसी लॉलीपॉप क्वेश्चन ने ही करवाई है, ठीक है। सच बात ये है, बच्चा क्या सोचेगा, बच्चा एन और एल की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखता है कि एन के अकॉर्डिंग मुझे देखता है 2n² कर देता है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो 2n² कर दूं। n और l तो आपको बेटा उलझाने के लिए दे रखा है, आपको देखना था वो कि कौन सा देखना था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं एक ऑप्शन में एक स्टेटमेंट भी लिखाता हूं, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज ऑफ m। बात समझ में आ रही है क्या, एक सबसेल में कितने टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, जितने टाइप की m की वैल्यूज होती है उतने ही ऑर्बिटल होते हैं। समझ में आ गया, m की कितनी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, अरे एक ही टाइप की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ऑर्बिटल भी कितना होगा, एक ही होगा बेटा। समझ में आ गया, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बात खत्म, समझ गया, ठीक। और एक्चुअल में इसके कहने का पर्पस क्या था बेटा, देखो एल, देखो n की वैल्यू 3 है, इधर ध्यान दो, n की वैल्यू क्या है, इसने 3 दे रखी है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए, d सबसेल की बात कर रहा है, d सबसेल के लिए तुम क्या करोगे बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स बनाओगे, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब हमें पता है l की वैल्यू 2 है, तो m की वैल्यू क्या होगी बेटा, -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 +2, यस और नो। तो जिसके लिए m -1 है
ऑर्बिटल तो वो एक ही है ना, समझ में आ गया। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो समझ में आ गया, डिटेल से इसके कहने का मतलब ये था। क्लियर अब तो। अब क्या करता है, एन की अगर 2 टाइप की वैल्यू देता, 2 ऑर्बिटल कंसीडर करते तो 4 इलेक्ट्रॉन करते, 3 एन की वैल्यू 3 टाइप की देता तो 3 ऑर्बिटल कंसीडर करते। क्लियर है। अब बोलो 55 का लवी श्योर कर लो, लॉक कर दे, आगे बढ़े वापस, पक्का पीछे नहीं आएंगे वापस, सोच ले एक बार और लग ले, प्रूफ रीडिंग लगा ले। चलो बेटा आगे चलो नेक्स्ट पेज पर। 68 तक कोई डाउट? और चलो 68 तक कोई डाउट? 68 तक ध्यान, कोई भी डाउट? अनुराग, शुभम? 67 देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है बेटा हायर में भी जाना, लोअर में भी जाना। अब देखो बेटा जो नंबर 4 ऑप्शन आपको दे रखा है उसमें क्लोरीन क्या +7 में है, क्लोरीन पहले से +7 में, इसका मतलब और ऊपर जा सकता है क्या? नो बेटा, तो ये और डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं कर सकता, क्योंकि ओनली ये हायर में पहले से हाईएस्ट में है +7 में क्लोरीन। कैसे है तो समझ में आ गया ना, ClO4-, तो क्लोरीन पहले से +7 में है, मतलब लोवेस्ट में जा सकता है ये, क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन में तो उसी का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, उसी का रिडक्शन जरूरी है। तो हमें पता है क्लोरीन +7 में, तो इसका रिडक्शन हो सकता है और लोअर में जा सकता है, +7 से और ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, तो ये कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। क्लियर है? और कोई डाउट? 70 तक? 68 क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8R। बच्चों देखो ब्रोमीन की मैंने स्ट्रक्चर भी बनाई थी एक अपने, ब्रोमीन के 3 एटम है, Br O8 है, ऑक्सीजन एटम कितने करने हैं 8। तो क्या किया था बेटा, इस टाइप की अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी। जो बताई हुई चीजें बेटा वो गलत नहीं होना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना, हमेशा आपकी मेमोरी इतनी तो शार्प होनी चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए। ये अरे यार ये तो बताया हुआ देखते आ जाना चाहिए। ठीक है, तो बस हमें पता है बेटा ये स्ट्रक्चर तो याद है ना। अब हमें पता है इस ऑक्सीजन पर -2, इस पर -2, इस पर -2, इसकी वजह से क्या आएगा 0। तो टोटल माइनस का आसपास वाले एटम पर -2 -2 -2 कितना हो गया -6। तो इस ब्रोमीन पर कितना आ गया +6। सेम केस बेटा यहाँ पर है। अनुराग मैं कैसे कर रहा हूँ समझ रहे हो क्या? बात तो समझ में आ रही है बेटा। आसपास वाले एटम पर जितना नेगेटिव इस पर इतना पॉजिटिव, तो इस पर -2, इस पर +2, इस पर -2, फिर से +2 -2 +2 मैंने एक साथ लिख दिया। क्लियर है? देखो बेटा -2 -2 इस पर कितना आ गया +4। तो ब्रोमीन के 3 टाइप के चार्ज आ गए। ऑप्शन देखो कौन सा दे रखा है, +4 +6। समझ में आ गया? क्लियर है? और बोलो 70 तक। और भी कोई डाउट? और भी कोई डाउट है पूछ लेना बेटा। क्लियर है? खत्म? चलो ये पेपर उठा ले ले, सोल्व करके देख लेना और आंसर की ले जाना। ठीक है, एडॉक्स पूरी रिवाइज कर रखी ना तूने, आंसर पेपर सोल्व करके जरूर देख लेना, तो डाउट जाते हो आंसर की ले जाना। चलो बेटा ये बताओ कि किसके कौन से सब्जेक्ट में कितने सही है। ओवरऑल स्कोर तो आपका सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से सब्जेक्ट में कितने सही है फटाफट कैलकुलेट करो। फिजिकल में अपने कितने हैं 25 में से, टोटल केमिस्ट्री में कितने हैं, टोटल फिजिक्स में कितने हैं, टोटल मैथ या बायो में कितने हैं, फटाफट कितने करेक्ट है ये बता देना। फिजिक्स के काउंट करो, केमिस्ट्री काउंट करो, मैथ्स के और बायो के काउंट करो जो आपने दिया है। इसमें इतने सही है, इसमें इतने सही है, इसमें इतने सही है। सर फिजिकल में 24 सही थे, वेरी गुड बहुत अच्छे, 24 सही थे। अरे छवि प्रिंस उसने कुमकुम दृष्टि ने 23 किए हैं, तूने 24 टिका दी बेटा 23। बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम आपने पढ़ के अगर 23 24 किए हैं तो बहुत बढ़िया। सभी के 19 कोई बात नहीं, बाकी मेरा वो 58 गलत था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सारे ऐड कर लिए क्या? चलो सारे बताओ, फिजिक्स बायो मैथ जो भी आपने दिया इंडिविजुअल सब्जेक्ट के हिसाब से, फटाफट फटाफट चलो। चलिए सभी ने ऐड
कर लिए क्या? कर लिए? क्यों क्यों नहीं? सारे बच्चे ले गए, तुझे कैसे नहीं मिली? तो उसके बाद ले जाता, जाते ऑफिस में पड़ी थी आंसर की, बहुत पड़ी है। हाँ लेके जाना चाहिए ना। चलो, और 13 ऑर्गेनिक में 13 क्या, मैथ्स के 11 सही थे और 5 गलत थे, और फिजिक्स में 36 सही है। बढ़िया। चलो ये बताओ, फिजिक्स में 35 किसके हैं? प्रिंस के 36 है। छवि तुम्हारे? अनुराग? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगले में ध्यान रखना, इंडिविजुअल मुझे जरूर बता देना इसमें कितने हुए। रेहान के 477 मार्क्स, ठीक है, वेरी गुड रेहान, अच्छा स्कोर है बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो, ठीक है। चलो प्रिंस के 305, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तो नहीं कह सकते प्रिंस। अनुराग का अच्छा है, 5-6 दिन क्लास लेके, वैसे 2 वीक हो गए, रिडॉक्स तो अपने पूरा किया, अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया, 61%। शुभम के 406, बढ़िया बेटा, बायो और फिजिक्स भी अच्छे से करते रहो बेटा, ठीक है। वैसे हाँ खाली फिजिकल और फिजिक्स की क्लास ले रहा है ना, तो फिजिकल और फिजिक्स तो सिलेबस देख लिया बेटा, साथ साथ तैयार करता रहे, अपनी तरफ से रिवाइज करता रहे। चलो छवि के 2024 छवि और इम्प्रूव करो बेटा, फिजिक्स में अच्छे हैं 37। लवीस 196 मार्क, लवीस मेहनत नहीं कर रहा बेटा, मेहनत नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत की जरूरत है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी चीज़ को बेटा 1 बार नहीं तो 2 बार रिवाइज करो, 2 बार नहीं तो 3 बार करो, 3 बार नहीं तो 4 बार करो, लेकिन लगे रहो ईमानदारी से, ठीक है। अभिषेक 220, ठीक है बेटा, ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, और मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, और मेहनत करो बेटा, लगे रहो। ये बेटा इतनी मेहनत से कुछ नहीं चलेगा। अगर आपने ड्रीम अगर इतना बड़ा सोचा है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो ये मान के चलना तुम्हारा हार्ड वर्क भी उसी लेवल का होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? अगली बार 315 से आगे पक्का, बिल्कुल बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही थे, ये सही थे, चलो ओवरऑल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये जरूर ध्यान रखना है अगले टेस्ट में और चीज़ें लगा देनी है, ठीक है। आप बेटा कम से कम 2-3 पेपर दे चुके हो, कुछ बच्चे जरूर से उन्होंने 1 आधा पेपर दिया है, उनकी मान सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पहले से पेपर दे चुके हैं 2-3 पेपर, अब वो फ्लो में आ जाओ, और वो नए बच्चों की तरह मत करना, ये नहीं किया वो नहीं किया, अब आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर है। अब ये ध्यान रखना, इस टेस्ट में मेरा स्कोर जो भी हुआ, ऐसा नहीं है कि मान लो वही बात है, एक पेपर में स्कोर 90% कर दिया तो अपन उसके लिए 2 दिन पार्टी कर रहे हैं, या एक पेपर में अपना 40% रह गया, 2-3 दिन रो रहे हैं अपन बैठ के, इससे अच्छा अपन 2 दिन और खराब कर दिए, यानी अगले रिजल्ट में 2 दिन अपन ने कम कर दिए, सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना, टेस्ट जब होता है अगले दिन पेपर जरूर लेके आया करो, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको आगे बेटा गलतियों से बचाएगी। अगर वही बात है पेपर घर पे छोड़ दोगे, जानबूझ के छुपा के रख दोगे, ये कर दो, जो भी है बेटा, जो भी गलती है मान सकते हैं, जो भी जैसा भी है अलर्ट रहना पड़ेगा। जब टीचर को याद है कल पेपर हुआ था, तुम्हें पेपर डिस्कस कराना है, तुमने तो खुद पेपर दिया, तुम्हें तो इतना होश होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? जैसे बाकी चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारा स्टडी मटेरियल तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा रजिस्टर मुझे लेके जाना है, कौन सा पेन, कौन सा मुझे पेपर, कौन सा क्वेश्चन बैंक, ये सब आते हुए ज़रूर कंफर्म किया करो, क्योंकि छोटी सी गलती ऐसी है, एक क्वेश्चन टीचर ने आपको क्लास में करवाया है, वही एग्जाम में डायरेक्टली आ गया, आपका साल खराब कर देगा। कैरियर के मामले में कोई रिस्क मत लो। आज ठीक है मैंने ये कपड़े पहनने का सोचा था, इसकी जगह दूसरे पहन के आ गया गलती से, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज मैंने चलो इतना खाने का सोचा था, इतना नहीं खा पाया, भूल गया, मैंने सोचा था आते टाइम वो खा के जाऊंगा, कोई दुख नहीं है, खाना पीना जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन कोई भी एक ऐसी चीज़ है, ये चीज़ हम देख चुके हैं बेटा, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th का, इसमें क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, ग्लूकोज का क्वेश्चन, जब यहाँ से पहले जेई में पढ़ाते थे 7-8 साल पहले, तो उस बच्चे को ऐसे क्लास से बाहर भेज दिया था, और उस बच्चे ने वो चीज़ नोट भी नहीं करी, वही क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आ गया था, और वो बच्चा उस 2 नंबर की वजह से जेई एडवांस में वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, सिर्फ ओनली 2 मार्क्स। मैंने कहा बेटा तो सबका सही था, तेरा गलत कैसे? तो सर आपने उस दिन क्लास के बाहर निकाला था, तो मैंने वो नोट करना भूल गया था, बोले उस टाइम जानबूझ के नहीं किया, सोचा बाद में करूँगा, नोट नहीं किया, तो वही बात है, मैं नाराज़ हो गया था, गुस्सा हो गया था, ये जो भी है मैंने नोट नहीं किया इस चक्कर में, तो वो क्वेश्चन मेरा रह गया। और उस 2 नंबर को एक क्वेश्चन और हो जाता, उसका कॉपी से आया हुआ देखते टिक लगा देता,
जेई एडवांस में उसे कॉलेज मिलती, लेकिन उसे जेई मेन से लेनी पड़ी। एक छोटा सा एग्जांपल में दिया, रियलिटी मेरी क्लास का ही। तो एक एक क्वेश्चन बेटा तुम्हें कहाँ से कहाँ, उसको वही बात है, उसके बाद 2 ही चांस थे, या तो एक चांस और लेना, 2 ही ऑप्शन थे, या फिर जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना। उसने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया। तो घर वालों की अब दोबारा तो नहीं करवाएंगे, जो मिल रहा है उससे NIT कॉलेज ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है IT की जगह। बात समझ में आ रही है क्या? तो एक एक चीज़ है वो बच्चा बाद में बहुत पछताया कि सर उस दिन मैं क्लास में रहता तो शायद मेरा ये और हो जाता, मुझे IIT मिलती। कोई बात हो गया वो हो गया, सीधी सी बात है। तो जो चीज़ ऐसी है, तुम पेपर लेके आओगे, तुमने कोई क्वेश्चन देखा है, अगर बाई लक वही डायरेक्टली आ गया तो वो क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और कौन सा मोमेंट हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, कौन सा बिगाड़ सकता है, कैसे क्या कर सकता है, वो हमें अभी नहीं पता। अगर अभी हमें ये चीज़ें पता होती तो वही काम कर लेते तो ज़िंदगी बना सके। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्लियर है? इस चीज़ के लिए खासकर अलर्ट रहो, अपने कैरियर के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल बनो बेटा। और ये एक्सक्यूज़, बेवकूफ़ वाले एक्सक्यूज़ दोबारा मत देना। कोई भी बच्चा कॉपी भूल के आ गया, पेपर भूल के आ गया, खुद को भूल जाएगा, इससे अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास में आते हो तो पूरी प्रिपरेशंस के साथ आएगा। आपने तो उन सोल्जर्स की तरह कर रखी है, वही बात है, वॉर में चले गए लेकिन वही बात है, वेपन्स लेना भूल गए, अब क्या करोगे? वहाँ डांडिया खेलोगे क्या? बात समझ में आई क्या? जाने से पहले हमें इतना मेच्योर बनना है। हम डॉक्टर इंजीनियर बनने के पाथ पर है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के पाथ पर वही बात है। तो मिसाइल लॉन्च करनी है, वही बात है, मिसाइल लॉन्च करनी है तो अपना PC भूल जाओगे क्या कि कैसे मुझे क्या करना था? सर्जरी के लिए जाना है, वही बात है, स्टेथोस्कोप वगैरह ऐसे भूल जाओगे क्या? मांगते फिरोगे वहाँ पर? तो अलर्ट बनो, ठीक है? 10th का बच्चा होता है, एक अलग लेवल होता है। अब थोड़ी सी मेच्योरिटी लेके आओ बेटा, क्योंकि तुम वही बात है, कोई लॉफर बनने की तैयारी नहीं कर रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर। इस देश के जो सबसे रेस्पॉन्सिबल प्रोफेशन जो होते हैं बेटा, डॉक्टर और इंजीनियर वाले, उस बात पर हो, ठीक है? तो तुम्हारा डेडिकेशन भी वैसा ही होना चाहिए कि मैं क्या बनने जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे कम से कम खुद के एसेसरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। मेरे नोट्स कौन से हैं, बुक्स कौन सी है, मुझे क्या सोल्व करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और जो बच्चे हैं, 3 बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी है, शुभम, अनुराग, रेहान, बाकी बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है बेटा, ठीक है? और अच्छी करनी है, जी जान लगा दो, ठीक है? हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर हो सकते हैं जो कुछ सब्जेक्ट की स्कूलिंग से कर रहे हैं, मान सकते हैं उनकी स्कूलिंग में वो सब्जेक्ट इस तरीके से तैयार नहीं हो पाता जिस टाइप से कोचिंग में करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा, तुम जितना अपनी तरफ से कर सको, उन बच्चों को मैंने ऑप्शन दे रखा है, उन बच्चों की मान सकता हूँ कि कोई बात नहीं, तुम जितना भी कर सको तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। इसी बहाने मैथ या बायो जहाँ तुम स्कूलिंग में पढ़ रहे हो वहाँ से रिवाइज करके आओगे, उसको अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। यार मैंने जो स्कूल में थ्योरी पढ़ी है, जो मैंने खाली वहाँ पे थोड़ा बहुत किया, उसको मैं कैसे क्वेश्चन में मुझे अप्लाई करना है, वो उनके लिए अप्लाई करने लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। उन बच्चों का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अपनी तरफ से बेस्ट करने की सोचो। अपन इस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते कि मैंने वो सब्जेक्ट स्कूलिंग से पढ़ा था तो मैं इतना स्कोर करके दिखाऊँ। अपनी तरफ से जी जान लगा दो। किसी सब्जेक्ट में आपको उसके वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी जो भी हेल्प चाहिए भेज बता देना। भले ही आपने उस सब्जेक्ट की फीस नहीं दी है, मेरे कोई दुख नहीं है, लेकिन आपका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए भेज से बता देना कि सर मुझे ये चाहिए आपकी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूँगा। लेकिन आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के टेस्ट देना, जो भी है तैयारी करना, ट्यूशन बैंक लेके जा सकते हो कोचिंग से, मैं उसका भी कोई चार्ज नहीं लूँगा बेटा। मस्त रहो, तुम खुश रहो, तुम सक्सेस हो जाओ। 2 साल में तुम सक्सेस हो जाओगे, हमारा सारा एक्स्ट्रा किया हुआ वसूल हो जाएगा। अगर हमारे 10-20% किसी के लिए, बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करने से किसी पेरेंट्स का ड्रीम पूरा होता है तो कोई दुख वाली बात नहीं है। उन कोचिंग्स की तरह नहीं है कि ठीक है आपने एक सब्जेक्ट का पैकेज लिया तो एक सब्जेक्ट के लिए आप किए जाओगे, एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बेटा। हमको बिजनेसमैन नहीं है, एजुकेटर है। हमारा कैरियर बनाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा ज़रूरी है पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि वही बात है दुकानदार की तरह मोल भाव करने लग जाए कि एक सब्जेक्ट का लिया तो एक का ही मिलेगा। ये वो जो भी है, तुम्हें जो हेल्प चाहिए बता देना, अपनी तरफ से कोई कमी मत रखो, ठीक है? तो इसमें सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी फिर भी नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस अच्छे से करो। क्वेश्चन बैंक मंगा लिया करो कोचिंग से, कोई टेंशन नहीं बेटा, ले जाया करो, दृष्टि कुमकुम को बोल के क्वेश्चन बैंक ले जाया करो, ठीक है? चलो, और कोई भी दिक्कत है ये ध्यान रखना। अभी ये जो टेस्ट का स्कोर है, दिमाग में बेंच मार्क सेट कर लो बेटा, करना तो करना है, करना तो करना है। किसी भी टेस्ट में मुझे 70% से नीचे तो आना ही नहीं है। बात समझ में आई क्या? किसी भी टेस्ट में मुझे 70% से नीचे तो आना ही नहीं है, चाहे मेरा नीट डिवीजन हो चाहे जेई डिवीजन हो बेटा। एक मन में बेंच मार्क बना लो, जो बच्चा 70% टच करेगा उसको नेक्स्ट टेस्ट में अपन 80% का टारगेट देंगे।
अब मान लो 2-3 बच्चों का 60 बना है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा स्कोर है। अनुराग का, रेहान का, शुभम का, प्रिंस का, वो बच्चे 70 का टारगेट रखो। बात समझ में आ रही है क्या? 70-75 से कम मेरा एक नंबर मुझे नहीं आना चाहिए, सिंगल मार्क भी। एक मन में एक फायर हो जानी चाहिए। जैसे वही बात है, अपने टारगेट वाले बच्चे हैं, उनको मैं टारगेट दिया था बेटा 90% चाहिए तो चाहिए। तुम देखा होगा 86% 4 बच्चे हो, 86 87 पर 4-5 बच्चे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनको 90% का टारगेट दिया तब उनके 86 है। अगर उनको 90 का टारगेट नहीं देता तो 86 भी नहीं बनते। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 86 87 बने, वो कब बने? जब उन्होंने 90 के लिए ट्राई किया कि सर को करके दिखाना तो दिखाना। अगर मैं 90 का टारगेट नहीं देता तो वो 86 भी नहीं बना पाते, 70-75 पर रह जाते, डिले बढ़ जाते। तो खुद को हमेशा चैलेंज करो। चैलेंज एक ऐसी चीज बचपन में करते ना, तू ये नहीं कर सकता, वो तो जानबूझ के करके दिखाते थे। तो खुद को चैलेंज करना सीखो बेटा। खुद को चैलेंज करना सीखोगे तो ही तुम्हारी बॉडी कुछ डबल एफिशिएंसी से काम कर पाएगी कि करके दिखाना तो दिखाना। समझ में आ गया? यस और नो? तो आगे वाले टेस्ट में ध्यान रखना जो मैंने बोला है। प्रिंस, छवि, रेहान, शुभम और अनुराग कम से कम बेटा 70 बनने चाहिए तो बनने चाहिए। ठीक है, अभिषेक, अंशु पेपर देना बेटा अगला, और लवीश कम से कम बेटा 50% अपन को बनाने तो बनाने। उसके बाद इंप्रूवमेंट तो 70 भी टच कर सकता है। अच्छे से मेहनत करना है, ध्यान रखना जो गलती हुई आगे नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? तो जो ध्यान रखना बेटा, जैसे है जो है, हाँ टेस्ट से पहले तक जो आपको समझ में, कुछ भी बोल दो कि सर मुझे ये दोबारा समझाओ, ये बताओ, वो बताओ, वो बताओ, कुछ भी बोल दो, लेकिन टेस्ट में मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, सीधी बात है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। टेस्ट में मुझे 100% एफिशिएंसी से आपका स्कोर चाहिए कि हाँ सर मज़ा आ गया 2 वीक में मेहनत करके। और अगले टेस्ट की तैयारी आज से स्टार्ट कर देना। इस टेस्ट का काम खत्म हो रहा था यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 90 बने, वो भी नहीं है कि 2-5 दिन घूम फिर रहा, हाँ मैं टॉपर हूँ टॉपर हूँ। जिसके 50 बने वो 2 दिन से छुपता फिर रहा है, कुछ नहीं है। जो हुआ जैसे हुआ आपका पास्ट है। बस टेस्ट के बाद जो क्लास होती है नेक्स्ट डे आपकी, उस दिन पेपर लेके आया करो, अपना डाउट डिस्कस किया करो और वहीं कहानी को खत्म कर दिया करो, चाहे 90 हो चाहे 40 हो। बात समझ में आई क्या? अब जब आज घर जाओ, डाउट्स वगैरह पूछ लिए, यहाँ तक का काम खत्म हो गया, कौन सा कैसे था, कौन सा कैसे था, मुझसे कौन से क्वेश्चन में कहाँ गलती पता चल गया, ताकि इसका टेस्ट जब दोबारा लगेगा तो मुझे आइडिया रहेगा ऐसी गलती मुझसे वहाँ हुई थी, सर ने बताया था ऐसे करना, बात खत्म। लेकिन आज जब घर जाओ तो दिमाग में कौन सा होना चाहिए? अगले टेस्ट का टारगेट सेट होना चाहिए। समझ में आ गया? यस और नो? जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ अगले टेस्ट का टारगेट सेट कर लेना, मुझे सर ने कहा है ये करना तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मिनिमम ये करके दिखाना। जितना आप करके दिखाओगे उसके अकॉर्डिंग अगला टारगेट दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों को मैंने मिनिमम ये बोला है उनके दिमाग में जीत हो जानी चाहिए, ये है तो मुझे करके दिखाना तो करके दिखाना है। ठीक है बेटा, जो भी टेस्ट का शेड्यूल है बेटा मैं आपको जल्दी सेंड कर दूंगा अगले वाले टेस्ट का। और आज से टारगेट नेक्स्ट टेस्ट का, मिशन नेक्स्ट वाला। बात समझ में आएगा? नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी आज से स्टार्ट कर देना। ये नहीं कि वही बात है जिस दिन अनाउंसमेंट होगा कि 5 दिन बाद आपका पेपर, उस दिन स्टार्ट करेंगे। विनर्स होते हैं ना, वो उसी मोमेंट पे नेक्स्ट गोल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमें विनर बनना है, ना कि खाली वही बात है रेसर दौड़ने वाले। नो, विनर बन के दिखाओ और उसकी प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए, प्री अलर्ट होता है हमेशा वो। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट का जो भी स्कोर है टारगेट बेटा आज से दिमाग में सेट कर लेना, इतने बनाने हैं तो बनाने हैं, उसी के अकॉर्डिंग आज से तैयारी स्टार्ट कर देना वापस। समझ में आ गया? यस और नो? चलो शानदार करना बेटा अगले पेपर में। ठीक है, चलो लास्ट लेक्चर में अपने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा स्टाइकोमेट्री वाले। AgNO3, अच्छा सिल्वर कार्बोनेट वाला क्वेश्चन कर ही लिया था, ये कर लिया। कैल्शियम ऑक्साइड वाले, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा जो एग्जाम में पूछा हुआ था। अब आपको एक काम करना है बेटा, आज आपको क्या करना है, जहाँ से अपने चैप्टर स्टार्ट किया बेटा वहाँ से पहले कॉपी रिवाइज कर देना वापस। ठीक है ना, क्योंकि इतने दिन अपन रेडॉक्स के चक्कर में लग रहे थे तो हो सकता है शायद मॉल पे पूरा फोकस नहीं कर पाए हो। अब पहले पेज से वापस कॉपी रिवाइज कर देना, क्लियर है? पहले पेज से कॉपी रिवाइज करने के बाद सबसे पहले पहला जो एक्सरसाइज है बेटा मोल मोलर मास वाला देखा होगा, वो सोल्व कर लेना। तो बेटा जाते हुए ले जाना एक्सरसाइज क्वेश्चन बैंक। ठीक है, पहले एक्सरसाइज है मोल मोलर मास वाली, वो सोल्व करके रख देना, क्लियर है? उसके बाद जो स्टाइकोमेट्री LR वाली है बेटा, एक तीसरा असाइनमेंट देखा होगा स्टाइकोमेट्री, वो सोल्व कर देना। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ये 2 एक्सरसाइज का अपना काम आज तक पूरा हो जाएगा, ये कंप्लीट कर देना है आपको, क्लियर है? 1 या 2 दिन में ये कंप्लीट कर देना। चलो बेटा, जो अपने स्टाइकोमेट्री की बात करें थे बेटा, एक इस पे क्वेश्चन एक और करते हैं, एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर आया हुआ क्वेश्चन भी है, लिखो बेटा, लिखो लिखो। ए मिक्सर ऑफ 2 लीटर वॉल्यूम
A mixture of 2 liter volume of CO and CO2. A mixture of 2 liter volume of CO and CO2, carbon monoxide, carbon dioxide. A mixture of 2 liter volume of CO and CO2 is passes over the red hot charcoal. A mixture of 2 liter volume of CO and CO2 is passes over the red hot charcoal. बच्चा कहेगा सर ये क्या है? A mixture of 2 liter volume of CO and CO2 is passes over the red hot charcoal. बच्चा कहेगा सर ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है? रेड हॉट चारकोल, यानी आयरन को जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं बेटा रेड रेड होता नहीं होता, ये इंडिकेशन है रेड हॉट, बहुत ज्यादा हीट करने पर रेड रेड शो हो जाना, रेडिश हो जाना। क्लियर है? चारकोल कार्बन को, यानी हाई टेम्परेचर पर कार्बन के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, बाकी कुछ नहीं है। एनसीईआरटी लैंग्वेज ऐसा कोई वर्ड आ जाए डरने की जरूरत नहीं, ये क्या दे दिया? क्लियर है? रेड हॉट चारकोल, यानी हाई टेम्परेचर पर चारकोल बोलते हैं कार्बन को, कार्बन के साथ रिएक्शन करवा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो क्या कहा? A mixture of 2 liter volume of CO and CO2 is passes over the red hot charcoal. ठीक है, यानी CO and CO2 के 2 लीटर वॉल्यूम वाले मिक्सर को क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर पर कार्बन के साथ क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? ठीक है, यानी पास कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन से। आगे लिखो, if the volume of mixer, if the volume of mixer is obtained 2.8 liter, if the volume of mixer is obtained 2.8 liter, if the volume of mixer is obtained 2.8 liter after reaction, if the volume of mixer is obtained 2.8 liter after reaction, if the volume of mixer is obtained 2.8 liter after reaction, then calculate the composition of mixer, then calculate the composition of mixer, calculate the composition of mixer। तो मिक्सर का कंपोजिशन हमें बताना है, लिख लिए? चलो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। देखो बेटा पहली बात तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सर है बच्चों। क्लियर है? इसको क्या कर रहा है ये? यानी रेड हॉट चारकोल, यानी हाई टेम्परेचर पर कार्बन के साथ किसी सॉल्यूशन से पास करा है। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? रिएक्शन के बाद, यानी जब वो रिएक्शन करेगा उसके बाद जो मिक्सर का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 2.8 लीटर गेन हो रहा है, पहले 2 लीटर था। क्लियर है बच्चों? तो क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सर। मिक्सर का कंपोजिशन क्या होगा? कंपोजिशन का मतलब है मिक्सर के जो दो कंपोनेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना परसेंट होगा, ये कितना परसेंट होगा, ये मुझे बताना है। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलो बेटा देखो कैसे करते हैं ये क्वेश्चंस। अगर बच्चे को आए उसके लिए बच्चे को थोड़ी सी ऑर्गेनिक आनी चाहिए। बच्चा कहेगा सर ये कैसे? एक्चुअल में ऑर्गेनिक में बेटा रिएक्शन आती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन सॉलिड, ध्यान रखना बेटा, नो रिएक्शन। बात समझ में आई? बच्चे को थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक का बेसिक आइडिया है तो ही कर पाओगे, या फिर टीचर आपको करवाएगी, ऐसा क्वेश्चन सर ने करवाया है तो ही कर पाओगे। क्लियर है बेटा? क्या कहा? कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता बेटा, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, CO2 प्लस कार्बन सॉलिड, ये रिएक्शन करता है बच्चों। कैसे? कार्बन कार्बन, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? कार्बन के साथ नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती, और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। क्लियर है? बस बच्चे को थोड़ा सा बेसिकली ये आइडिया हो, या तो फिजिकल का टीचर बता दे कि ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, या ऑर्गेनिक का थोड़ा सा आइडिया हो कि हाँ ऑर्गेनिक में ऐसी रिएक्शन आई हुई है, तो बच्चा कर लेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बेटा? देखो तो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। कि मिक्सर में देखो कौन कौन सी गैस थी बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। क्लियर है? इसकी रिएक्शन किससे करवा रहा है? कार्बन सॉलिड से करवा रहा है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, अब हमें पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करता है क्या? नहीं बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा कैसा।
लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाता है 2CO। यस और नो? क्लियर है बेटा? मैंने दो जगह CO कैसे लिखा समझ में आ गया क्या? ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो कौन सा है, ये वाला है अनचेंज एज इट इज, क्लियर है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा 2CO बनाएगा, क्लियर है। ठीक है, अब जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ बच्चों। कैसे? इसको अगर मैं बोल दूं एक्स लीटर, इसको बोल दूं एक्स लीटर, जैसे मैथ में एज्यूम करते हैं ना, तो ये बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा 2 - एक्स लीटर। बिल्कुल, हमें बोला है स्टार्टिंग में मिक्सर का टोटल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है। ये अगर एक्स लीटर हो गया तो ये कितना हो गया 2 - एक्स लीटर, क्लियर है। ये बताओ ये रिएक्शन करता है क्या? ये रिएक्शन नहीं करता, तो इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? एज इट इज होगा बेटा 2 - एक्स लीटर। यस और नो? जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन ही नहीं करता तो इसमें कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, क्लियर है। ठीक है, और ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके क्या बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है बच्चों। तो देखो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं? मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट कितना रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, किसकी टर्म में होता है कोफिशिएंट्स की टर्म में, याद है ना। तो ये 1 मोल है, ये कितना है 2, तो ये x लीटर था तो ये कितना बनेगा 2x लीटर। समझ में आ गया, क्लियर है। बच्चा कहेगा सर इसका वॉल्यूम कहाँ गया, कार्बन का वॉल्यूम कंसिडर नहीं करते क्योंकि कार्बन किसकी फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है। आ गया समझ में? वॉल्यूम किसके लिए कंसिडर करते हैं बेटा गैस के लिए। समझ में आ गया, यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये देखो ये हमने रिएक्शन लिखी है। अब जैसे बोल रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो बच्चों, कैसे बिफोर रिएक्शन जो वॉल्यूम था वो कितना था टोटल, अरे 2 लीटर था या नहीं था? था बेटा। आफ्टर रिएक्शन हमें पता टोटल गैस का वॉल्यूम कितना आ रहा है, इसको मैं वी डेस बोल रहा हूँ, ये कितना आ रहा है 2.8 लीटर। जैसे मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रहा है वैसे कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, क्लियर है। बिफोर रिएक्शन हमारे पास वॉल्यूम कितना था 2 लीटर और आफ्टर रिएक्शन कितना है 2.8 लीटर। हमें पता आफ्टर रिएक्शन वॉल्यूम कौन सा होगा, गैस की फॉर्म में ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये नया बनेगा ही बनेगा। तो जो पहले से थी वो प्लस जो नई गैस बनेगी दोनों का टोटल कितना आएगा 2.8 आएगा, क्लियर है। अब देखो बेटा मैथमेटिकली अगर अपन इक्वेशन बनाए कि v इक्वल टू अपन क्या कर सकते हैं, v टोटल सम किसका बेटा 2 - x प्लस x इक्वल टू कितना है 2 लीटर के इक्वल, यस और नो। और ये वॉल्यूम किसका सम है, इसका प्लस इसका इक्वल टू किसके बराबर है 2 के बराबर, क्लियर है। इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 1। और जो मेरे पास वी डेस आया बेटा, वी डेस देखो वी डेस किसका सम है 2 - x प्लस, यस और नो, क्लियर है। इक्वल टू ये कितना सम 2.8, यस और नो। मैथमेटिकली दो इक्वेशन ना कि इक्वेशन 1/2 कर सकते हैं बच्चों, क्लियर है। तो क्या करेंगे इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1/2 कर दिया बेटा। देखो इक्वेशन को वही बात है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना हो, रूल क्या होता है इक्वल के एक तरफ वालों को आपस में रेशियो कर देंगे, दूसरी तरफ वालों को आपस में रेशियो कर देंगे। कैसे? इक्वल से पहले यहाँ पर क्या है 2 - x प्लस x और इस इक्वेशन में क्या है 2 - x प्लस 2x इक्वल टू, इक्वल के इस साइड इसमें क्या है 2, इसमें क्या है 2.8। बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है। यहाँ से अगर मैं करूँ बेटा देखो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, होगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या बच गया 2/2 - x प्लस 2x कितना बच गया प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 2/2.8। 2 से 2 को उड़ा सकते हैं, यस और नो। तो ये 1/2 प्लस x और 2.8 1 बाई में है दोनों को, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या अपन, क्या 1/2 प्लस x इक्वल टू 1/2.8। समझ में आ रहा है कैसे कर सकते हैं, दोनों को अपोजिट कर दे बेटा तो क्या लिखेंगे 2 + x इक्वल टू 2.8। समझ में आ रहा है बढ़िया, बात समझ में आ रही है बेटा कैसे कर रहे हैं। अभिषेक पीछे बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.8 - 2, ये 2 इधर आ सकता नहीं आ सकता, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0.8। समझ में आ गया, क्लियर है। अब अगर बात करें बच्चों देखो मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई, क्या x कितने को, x हमने किसको माना था स्टार्टिंग में CO2 को, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ VCO2 की बात करें बेटा ये अपने क्या माना था x लीटर मतलब कितनी आ गई 0.8 लीटर, यस और नो, क्लियर है। ठीक है, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों कितना हो जाएगा ये VCO2 और ये VCO ये कितना हो जाएगा 2 - x लीटर, 2 - x लीटर था मतलब 2 माइनस कितना करूंगा 0.8 मतलब कितना आ जाएगा
1.2 लीटर, समझ में आ गया, यस और नो। अब कंपोजिशन मिक्सर का मतलब क्या बेटा, या तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे 0.8 एंड 1.2, क्लियर है, यानी ये इतना लीटर है, ये इतना लीटर है। ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेटा, टोटल से आपको रेशियो बोला जाएगा, क्लियर है। कैसे बेटा, यानी परसेंटेज कंपोजिशन, यानी परसेंटेज किसका, CO2 का। CO2 का देखो खुद का वॉल्यूम कितना है बेटा 0.8 और सबका कितना है 2 लीटर, समझ में आ रहा है। यानी टोटल वॉल्यूम अगर 2 लीटर है तो उसमें CO2 कितना है 0.8 लीटर। टोटल वॉल्यूम 1 लीटर होता है तो CO2 कितना 0.8/2। परसेंटेज मतलब 100 के रेस्पेक्ट में, ये बेटा डेसिमल गया, ये कितना हो गया 4, मतलब कितना आ गया 40%, यस और नो। मिक्स एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सर, कंपोजिशन मतलब ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, क्लियर है। एक आपको क्या बोलेगा परसेंटेज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी परसेंटेज है बेटा, खुद का अपॉन सबका मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर है। देखो खुद का वॉल्यूम कितना आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का 1.2, सबका कितना था 2, और मल्टीप्लाई क्या करूंगा 100, डेसिमल से 0 से ये गया, ये कितना हो गया 6, तो कितना आ गया बेटा 60%, और वो तो हमें पता ही है, एक अगर 40% आ गया तो बाकी बचा हुआ कितना आ गया 60%। 100 मतलब परसेंट मतलब टोटल 100, एक 40 है तो दूसरा कितना 60। तो कहने का मतलब है या तो हमें ऑप्शन में ये देगा 0.8 और 1.2 लीटर सीधा डाटा, एक्स की वैल्यू आ गई, इसके अकॉर्डिंग ये इतना लीटर, ये इतना लीटर, क्लियर है। अगर हमें ये डाटा नहीं दे रखा तो परसेंटेज में कैसे बताना है 100 से कंपेयर करके। टोटल वॉल्यूम 2 लीटर था तो इसका इतना है, टोटल वॉल्यूम 1 होता तो ये अपॉन ये, टोटल 100 होता तो मल्टीप्लाई बाई 100, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नोट करो।
चलिए चलिए क्या, चलो बेटा एक काम करना, अपना स्टाइकोमेट्री तक का तो काम कंप्लीट है, क्लियर है। तो जिन बच्चों ने क्लासेस बिंक्स किए बेटा किसी रीजन से, आज जाके जेरोक्स जरूर करवा लेना जो भी बेटा, ठीक है। कॉपी जेरोक्स करवा लेना, 1-2 दिन में फिर मुझे बता देना कि सर हमने जेरोक्स करवा ली है, गोपी बता देना, गोपी को वो कर देगा, ठीक है। फिर मैं अपन एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे शाम को, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने क्लासेस ली है वो पहले पेज से यहाँ तक कॉपी अच्छे से रिवाइज करना। सबसे पहले पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज सोल्व कर लाना, ठीक है। स्टाइकोमेट्री से पहले तक पढ़ के पहला एक्सरसाइज सोल्व कर लेना बेटा। उसके बाद दूसरा जो तीसरे नंबर पर दे रखा स्टाइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट वाला, स्टाइकोमेट्री वाला अभी मत करना। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा एलआर लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे, उसके बाद स्टाइकोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट वाला असाइनमेंट हो जाएगा। जो जो आपसे हो सके वो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 2 या 3 लेक्चर में थर्ड जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आए बेटा, यस और नो, ठीक है। और अपना बेटा अगले टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो, आज से दिमाग में हो जाना चाहिए अगले टेस्ट में मुझे इतना बनाना है तो बनाना है, ठीक है। चलो।